कहानी की स्टार्टिंग बाइसो विलेज को दिखाते हुए होती है, जहां पिछले 2 सालों से बारिश की एक बूंद भी देखने को नहीं मिली थी, जिस वजह से धीरे धीरे ये पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया था। लोगों के पास पर्याप्त खाने की चीजें नहीं थी और धीरे धीरे लोग भूख की वजह से मर भी रहे थे। इस प्रॉब्लम से खुद को और गाँव वालों को बाहर निकालने के लिए गाँव के मुखिया कुछ लोगों के साथ गाँव से बाहर निकलते हैं और पहाड़ के पश्चिम साइड पे जाते हैं, जहाँ पे एक शख्स रहता था जिसका नाम सेन चाओ रहता था, जो कि समन कबीले का आखिरी समन था। उसके पास कुछ ऐसी पावर्स थी उसके पूर्वजों की वजह से, जिस वजह से वो आसानी से बारिश करा सकता था। 2 सालों तक बारिश ना होने के बाद वो अपनी आखिरी उम्मीद समन के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी कुछ मदद कर सके। लेकिन जब घर के अंदर से किसी की आवाज नहीं आती है तो लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो गुस्से में समन को ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर समन अपने घर से बाहर निकलता है, जो कि समन की पोशाक में होता है। वो इनकी प्रॉब्लम पहले ही समझ गया होता है, इसलिए वो समन डांस करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो बारिश को अट्रैक्ट कर सके। कुछ देर वो अपने पूर्वजों के सिखाए गए डांस को करता है और जैसे ही डांस पूरा होता है, अचानक से साफ दिखने वाला मौसम काले बादलों से छिप जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर मूसलाधार बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश को देखकर लोगों के चेहरे पे एक अलग सुकून की स्माइल आ जाती है। लोग फटाफट से अपने लिए पानी भरने लगते हैं और सभी मिलकर समन का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही मुखिया इस कर्ज को चुकाने के लिए समन को अपने साथ अपने गाँव में इन्वाइट करते हैं, जहाँ पे वो लोग मिलकर उनकी सेवा कर सके, क्योंकि समन ने उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था। अगर वैसा ना करता तो सभी गांव वाले एक एक करके मर जाते। लेकिन समन उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि ये उसका फर्ज था। लेकिन अगले ही पल समन शक्ति यूज करके बारिश कराने की वजह से उसकी समन शक्ति खत्म हो जाती है और उसके हाथों में बेड़ियां लग जाती हैं। इस वजह से वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा होता है। गाँव वाले उसकी मदद करते हैं और गाँव के मुखिया उसे सख्त आवाज में कहते हैं कि अब तुम कमजोर हो गए हो, वो भी हमारी वजह से, और हम नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर अपने गाँव में जाकर सुकून की जिंदगी जिए, इसीलिए अब आपको भी हमारे साथ चलना होगा। समन के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो गांव वालों की बात मान लेता है, क्योंकि पावर का इस तरीके से यूज करने की वजह से ना उसकी सामन शक्ति खत्म हुई थी, बल्कि उसकी 20 साल की जिंदगी भी खत्म हो गई थी। अगला 30 साल सामन की आड़ में गाँव वालों का जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रहा होता है। गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जब 30 साल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब सामन एक दिन ध्यान देता है कि उसकी सामन शक्ति वापस आ चुकी है और उसकी बीड़ियां कमजोर हो चुकी हैं। उसका पालतू कुत्ता उससे बात करता है और कहता है कि अब आपकी सामन शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं, तो आपको अपने घर लौट जाना चाहिए। सामन भी अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन इतने साल गांव वालों के साथ रहकर उसे गांव वाले पसंद आ गए थे, इसीलिए वो गांव वालों के साथ ही रहना चाहता था। वो सोचता है कि वो कुछ समय और यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। तभी जो गाँव की नई चीफ होती है वो उसके दरवाजे पे आती है और कीड़ी और फफूंसक लगे हुए चावल को उसके सामने फेंक देती है उसे खाने के लिए। ये देखकर सामन उससे पूछता है कि ये क्या बिहेवियर है। नई चीफ कहती है कि सालों पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा को बेवकूफ बनाया था, ये कहते हुए कि तुम्हें जादू टोना आता है और तुम गांव की जान बचा सकती हो। इतने सालों तक मेरे ग्रैंडपा के साथ गांव वाले तुम्हारे लिए फ्री का चावल दे रहे थे, लेकिन अब हम तुम्हारे झूठ पे और भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें फ्री का ये चावल नहीं खाना है तो चुपचाप हमारे गाँव को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर बाकी गाँव वाले आकर उसे रोकने लगते हैं और कहते हैं कि वो समन के साथ ऐसा ना करे। वो नई चीफ को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि समन को गाँव में लाने वाले उसके दादा थे, जो कि गाँव के पुराने चीफ थे, और उन्हीं की बदौलत ये गाँव इतना हरा भरा है। पिछले 3 सालों से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिली है जब से समन इस गांव में आए हैं, और जब तक ये गांव में नहीं थे तब तक लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि वो मरने वाले हो गए थे। ये सुनने के बाद भी चीफ कहती है कि मैं नहीं मानती हूँ कि इसके अंदर कोई पावर है, ये सारे कोइंसिडेंट है जो कि इसके आने के बाद हुई। समन भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा मानती हो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये गाँव इतना ज्यादा हरा भरा किसकी वजह से है। चीफ बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि गाँव का ही एक लड़का है, जो कि उसका कजन है और उसका नाम फेई है। उसने शहर से पढ़ाई की है और वो भी एग्रीकल्चर के बारे में। वो साइंस की मदद से खेती करता है, जिस वजह से हमें अच्छी फसल मिलती है, ना कि तुम्हारे जादू टोना की वजह से। ये बातें सुनकर आसपास के जो नए जनरेशन के लोग होते हैं, जो कि सामन की शक्तियों को नहीं जानते थे, वो भी उसी लड़के पे भरोसा करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने उनके साथ काम किया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और हमें खेती बाड़ी के बारे में अच्छी चीजें सिखाते हैं। एक एक करके जो न्यू जनरेशन के लोग होते हैं वो सामन के विरुद्ध खड़े होने लगते हैं। और तभी थोड़ी देर में यहाँ पे फे भी आ जाता है, जिसके बारे में चीफ बातें कर रही होती है। वो यहाँ पे आता है और वो भी सामन को झूठा ठहराता है। वो साइंस के बारे में कुछ अनोखी बातें बताकर सभी लोगों को एक एक करके अपनी साइड कर लेता है और सभी को सामन का दुश्मन बना देता है। आगे वो कहता है कि हमें इस झूठे शख्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शहर से एक ऐसी मशीन लेकर आया हूँ जिससे
आपदा के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। अगर कोई खतरा हमारे गांव पे आने वाला है तो ये रेड बत्ती जलाएगी, अगर हमारे गांव पे कोई खतरा नहीं आने वाला है तो ये हरी बत्ती जलाएगी। इसकी बातें सुनकर तो सभी उस मशीन को देखने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। चीफ भी कहती है कि हम भी उस मशीन को देखना चाहते हैं और फेई उस मशीन को सभी को दिखाता है। असल में जो फेई के हाथ में मशीन होती है वो सिर्फ भूकंप के बारे में ही बता सकती थी, लेकिन वो अपनी मशीन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताने लगता है। और यहाँ के लोग इतने ज्यादा बेवकूफ और इतने ज्यादा मासूम होते हैं कि सभी उसकी बातों में आसानी से आ भी जाते हैं। तभी सामन को अपनी शक्तियों से फ्यूचर की कुछ चीजें दिखाई देने लगती है। उसे पता चलता है कि 2 दिन बाद यहाँ पे टिड्डे दल का आक्रमण होने वाला है, जो कि सभी फसल को तो आसानी से खाए जाएंगे, साथ ही में वो इंसानों को भी खाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से काफी सारे इंसान भी मर जाएंगे और ये गांव फिर से मरने की कगार पे पहुंच जाएगा। ये सब देखकर वो पूरी तरीके से सहम जाते हैं और इसके बारे में इन लोगों को बताते हैं, लेकिन ये लोग अब उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और उल्टा इनका अपमान करने लगते हैं। लेकिन सामन इस समय अपने अपमान के बारे में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। वो बता देते हैं कि 2 दिन बाद यहाँ पे टिड्डी दल का आक्रमण होने वाला है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि वो ना सिर्फ फसलों को खाकर उसे बर्बाद करेंगे बल्कि लोगों को भी खाने की कोशिश करेंगे, वो जानवरों को भी खा जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इस गाँव को फिर से बचा सकूँ। ये सुनकर कुछ गाँव वाले डरने लगते हैं और वो सामन का साथ देने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो ऐसे दिन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जो चीफ होती है वो कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, हम इतने सालों से इस गांव में रहते आ रहे हैं, आज तक किसी भी टिड्डी दल ने हमारे गांव पे आक्रमण नहीं किया है। ये बस इसकी चाल है ताकि ये हमें डरा कर फ्री का भोजन हमसे ले सके। लेकिन इस बार कुछ लोग इतने ज्यादा डर गए होते हैं कि वो सामन पे भरोसा करते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ये देखकर चीफ उन लोगों को डराती है और कहती है कि अगर कोई भी इस सामन का साथ देगा तो मैं उसे नियम के अनुसार गाँव से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर वो डरते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। चीफ कहती है कि देखो अब तुम्हारे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, अच्छा होगा कि अपना हाथ पैर खुद चलाओ और खुद से काम करके खाना खाओ। ऐसा कहते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर समन 30 साल पहले की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि लोग उस समय उनकी कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन आज की जनरेशन तो उन्हें पूरी तरीके से भूल चुकी है। वो वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे गांव के कुछ लोग आते हैं जो कि समन पे स्टार्टिंग से ही भरोसा करते थे। वो समन की मदद के बारे में उन्हें याद दिलाने लगते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद की थी। कुछ साल पहले उन्होंने जब तालाब में मछली पालने का डिसीजन लिया था तब उसमें मछली पता नहीं कैसे मर जाती थी। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने समन से इसके बारे में बात की और समन ने उनकी मदद की तब अचानक से तालाब में बहुत सारी मछलियाँ आने लगी। तभी दूसरा आदमी भी बताता है कि समन ने मेरी भी मदद की थी, मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी जिनसे मैं अपना घर बार चलाता था, लेकिन कुछ समय पहले कुछ नेवलों ने मेरी मुर्गियों पर हमला करने की कोशिश की। मैंने उनसे अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए कुत्ते को भी रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इसके बारे में समन को बताया और उन्होंने मेरी मदद की तब से कोई भी नेवला आकर मेरी मुर्गी को खाने की कोशिश नहीं किया। यंसु भी कहती है कि मेरी दादी की तरह इन्होंने मेरी भी मदद की। अनाज के घर से चूहों को दूर रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन जब मैंने सामन से मदद ली और उनकी ताबीज को उस घर के ऊपर चिपकाया, सारे चूहे थोड़े ही देर के अंदर अनाज के घर को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। ये जो थोड़े से गांव वाले होते हैं इन्हें सामन की गई मदद सभी याद होती है, इसलिए वो समन के बारे में बताते हैं। समन को ये जानकर अच्छा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस पे भरोसा करते हैं, इसलिए वो इन लोगों की जान बचाने के लिए आपदा के बारे में इन लोगों को बता देता है कि 2 दिन बाद यहाँ पे टिड्डी दल का हमला होने वाला है, जिससे वो गाँव वालों को बचाने के लिए पूरी मदद करेगा, लेकिन उसे गाँव वालों की कुछ मदद चाहिए। गाँव वाले उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर वो गाँव वालों से पूजा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सामग्री इकट्ठा करने के लिए कह देता है। सभी लोग बात को समझ लेते हैं और तुरंत काम पे लग जाते हैं। सामन का जो पालतू कुत्ता होता है वो उन्हें रोकता है और कहता है कि इससे तो आपकी 20 साल की जिंदगी फिर से कम हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सामन कहता है कि वो लोग मुझे याद रखते हैं और मुझे मानते हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे पूर्वजों की दी गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं जिसे वो पूजा में शामिल कर सकता है। 2 दिन का समय बीत जाता है और आपदा किसी भी पल आने वाला था, लेकिन सामन लोगों की जान बचाने के लिए तालाब के किनारे जाता है और अपनी पूजा की विधियों को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कुछ गाँव के लोग भी आए होते हैं जो कि सामन पे भरोसा करते हैं। उधर दूसरी तरफ इन सारी चीजों के बारे में फेई को पता चल जाता है और वह तुरंत गांव के सरपंच को बताने के लिए निकल जाता है। गांव के सरपंच को जो पता चलता है कि वो इंसान अभी भी गांव में है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह तुरंत उसे रोकने के लिए फेई के साथ कुछ गांव वालों को लेकर उसके तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ सामन अपना काम कर रहे होते हैं, अपने पूर्वजों की आत्माओं को इसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। उनके पूर्वज से कहते हैं कि क्या ये गाँव वाले तुम्हारे 20 साल की जिंदगी कुर्बान करने के लायक है। तब वो
हाँ में जवाब देते हैं। पूर्वजों के आत्मा के आशीर्वाद मिलने के बाद वो अपना समन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन्हें वो शक्ति, वो कवच मिल सके जिससे वो गांव को बचा सके, जिसके लिए वो अच्छी तरीके से डांस करते हैं और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। जैसे इनकी प्रार्थना खत्म होती है वो अपने विधि को आगे बढ़ाते हैं जिसमें वो अपने पूर्वजों के दिए गए आधुनिक उपकरणों का यूज करते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे सुरक्षा कवच तैयार हो जाती है। समन ये करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो सुरक्षा कवच को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे चीफ आ जाती है और सभी चीजें रोक देती है, जिस वजह से सामन को बुरी चोट लग जाती है। अचानक से विधि में इस तरीके से खलल डालने की वजह से समन की शक्तियाँ कम पड़ जाती है और उन्हें भारी नुकसान सहना पड़ता है। गाँव के चीफ समन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि जब मैंने आपको इस गाँव से बाहर निकाल दिया तो आपकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि आप इस गाँव में दोबारा बिना मेरी परमिशन के यहाँ पे आकर ये सब करो? क्या आपको फ्री में चावल खाना, इस गाँव में रहना और इन लोगों का फायदा उठाना इतना ज्यादा पसंद है कि आप मेरे गाँव को छोड़कर यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हो? समन समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे पूजा करने के लिए आए थे ताकि वो पहाड़ी देवता की शक्ति को शांत कर सके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम लोग शांत कर सकती हो, इसे मुझे ही अपनी शक्तियों से शांत करना होगा। लेकिन चीफ अब भी इनकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा नाटक है हमारे गाँव में बस रहने का, इसलिए इस बार मैं तुम्हें बिना सजा दिए इस गांव से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए वो समन के जान से भी ज्यादा जरूरी चीज शंख और देव अस्थियों को तोड़ने की कोशिश करती है। समन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। समन के साथ गांव वाले भी गांव के चीफ को और फेई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों किसी की बातें नहीं सुनते हैं और समन के शंख और देव अस्थियों को तोड़ देते हैं। वो अपने पैरों से इन चीजों को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये सब देखकर समन तो टूट सा जाता है। तभी अचानक से साफ दिखने वाला मौसम काले बादलों से घिर जाता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन गांव के सरपंच के साथ जितने भी लोग होते हैं वो इनकी बातों पे अब भी भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। और चीफ तो ये देखने के बाद उनसे ये कहती है कि ये समन का झूठा जादू था जिसे मैंने तोड़ दिया। अब हमारे गांव में फिर से बारिश होगी, ये बारिश के लिए ही यहाँ पे बादल आए हैं। लेकिन ज्यादा समय तो नहीं बीता था, थोड़ी ही देर के अंदर कुछ गाँव वालों को टिड्डियों के पुराने खाल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लोगों के बीच में डर का माहौल छा जाता है। वो वापस से समन पे भरोसा करने लगते हैं और सभी को समन पे भरोसा करने के लिए भी कहते हैं। लेकिन जो फेई होता है वो कीड़ों को फेंक देता है और कहता है कि ये तो मौसम बदलाव होने की वजह से कीड़े ऊपर आ चुके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समन कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना ज्यादा गलत किया, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को आगाह करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा मौत अब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, इसीलिए मुझे छोड़ दो और तुम लोगों की मदद करने दो। लेकिन इतना सुनने के बाद चीफ तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि बस तुम हमारे गाँव के लोगों को डरा रहे हो, इसीलिए अब गाँव के नियम के अनुसार तुम्हें बक्से में बंद करके तालाब में फेंक दिया जाएगा। ऐसा कहते हुए वह तुरंत सामान को लकड़ी के बॉक्स में बंद करने के लिए कह देती है। कुछ लोग आते हैं और ठीक ऐसा ही करते हैं। ये देखकर युनसु, उसकी ग्रैंडमा और साथ में जितने भी लोग होते हैं वो गांव के चीफ से कहते हैं कि वो समन पे भरोसा रखे, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती है और कहती है कि उसे तो अब मरना ही होगा। समन को जब तालाब में फेंके जाने वाला होता है तब वो बस इतना कहता है कि तुम लोगों की मौत नजदीक आ चुकी है। फिर लोग उसे पानी के अंदर फेंक देते हैं। चीफ को ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही बड़ी काम कर दी है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कौन सा खतरा उसके पास आने वाला है। अभी कुछ गाँव में ऐसे लोग होते हैं जो कि समन से माफी मांग रहे होते हैं उसकी जान ना बचाने के लिए। और तभी अचानक से जो मौसम काला दिखाई दे रहा था वो बदलने लगता है। पता चलता है कि मौसम जो काला था वो काला नहीं था, बल्कि ये तो खतरनाक टिड्डे थे जो कि तेजी से इस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जैसा सामान्य फ्यूचर देखा था वैसा ही होता है। अचानक से बहुत सारे टिड्डे दल यहाँ पे आ जाती हैं और सभी लोगों पे हमला करने लगते हैं। वो सब पे जानलेवा आक्रमण करते हैं। लोग किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहे होते हैं, चाहे वो अनाज हो, लोग हो या फिर जानवर हो। चीफ फेई से कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये सब नॉर्मल है, तो आखिर ये इतने ज्यादा खतरनाक कैसे हो गए? ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस मौसम खराब है इसलिए ये इतने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, थोड़ी देर में वो सब कुछ शांत हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने पास से कीटनाशक यंत्र निकालता है और सभी को देने लगता है ताकि इससे वो टिड्डे इनसे दूर हो जाएं। लेकिन ये टिड्डे इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि स्प्रे करने के बावजूद भी ये इन पे हमला कर देते हैं। वो लोगों की बाहरी त्वचा भी नोच खाते हैं। सभी लोग खून खून हो जाते हैं, कुछ लोगों की तो जान ही खत्म हो जाती है। ये सब देखकर वो समन से माफी मांगते हैं और उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन इन्हें पता होता है कि समन अब मर चुका है। यंसु भी अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि अब हम क्या करें ग्रैंडमा? ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब लोगों ने अपनी मौत को खुद ही बुलाया है तो हमें शांति से मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही गलती है। लोगों के पास अब जीने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। उन्हें पता होता है कि अब कोई भी उनकी जान नहीं बचा सकता है, इसलिए वो शांति से मरने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अचानक से तालाब से एक तेज सी स्ट्रॉन्ग सी रोशनी निकलती है जो कि सीधा आसमान को चीरते हुए संसार में घुल जाती है। ये पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास में जितने भी टिड्डे होते हैं वो उन सभी को एक जगह पे फ्रीज कर देती है। तभी तालाब से समन बाहर निकलता है जो कि दिखने में सही सलामत दिखाई दे रहा था। उसे देखकर सभी उसके सामने झुक जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। थोड़ी देर पहले अपनी मौत को इतनी ज्यादा करीब से देखकर
गांव की चीफ समझ आती है कि सामन के अंदर कुछ तो खास बात है। सभी उनके सामने झुक गए होते हैं सिवाय फेई के। सभी अपनी गलतियों के लिए समन से माफी मांग रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि वो इन टिड्डी दल से उन सभी को बचाए। चीफ समन से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शक्तियों को जान नहीं पाई और आपको जान से मारने की कोशिश की, आपका अपमान किया और आपकी जान से भी ज्यादा जरूरी चीजों को टुकड़ों में तोड़ दिया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज हमें इन सारी चीजों से बचाइए। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुमने अपनी मौत को खुद दावत दिया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसके कहने पे तो वो साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन जब येनसु और बाकी लोग जो कि उन पे भरोसा करते थे वो उनसे मदद मांगते हैं तब वो मदद के लिए मान जाते हैं। फिर वो अपने पावर का यूज करते हैं और उन सभी टिड्डों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लाखों से भी ज्यादा इन कीड़ों को खत्म कर दिया होता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ के बेड़ी से समझ आते हैं कि उनकी शक्ति कम हो रही है, जिस वजह से वो शांत होते हुए धरती पे उतर जाते हैं और उसके बाद वो अपने हृदय के खून का यूज करते हैं ताकि वो इन सभी को खत्म कर सके। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो सभी कीड़ों को खत्म नहीं कर पाते हैं और बीच में उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। उन्हें पता होता है कि वो इन सारी चीजों को अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं, जो कि ये देखकर तो वापस से कुछ लोग समन के ऊपर शक करने लगते हैं। उन्हें एक बार फिर से ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंट था, इनके में कोई भी पावर नहीं है। और तभी सडनली अचानक से रात आ जाती है। ये देखकर सभी एक बार फिर से डरने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। समन बताते हैं कि ये तुम सभी के कर्मों का नतीजा है। तुम्हारे गाँव के ऊपर पहाड़ी देवता का प्रकोप पड़ा है, जिस वजह से अचानक से रात हो गई है और आसपास अब खतरनाक कीड़े मकोड़े भी दिखाई देने लगेंगे। फिर वो मन ही मन कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। सामंत सोच ही रहा होता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसे परेशानी में देकर उसके जो पूर्वजों की आत्मा होती है वो उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाते हैं। सामन अपने पूर्वजों को देखकर खुश हो जाता है और उनके सामने झुकता है। उसके पूर्वज उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हो, अकेले ही इतनी बड़ी आपदा को टालने की कोशिश कर रहे थे। ये हमसे देखा नहीं गया, इसीलिए हम तुम्हारी मदद के लिए खुद ही यहाँ पे आ गए हैं। ये सब देखने के बाद भी फेई कहता है कि ये सब ड्रामा है, इन्होंने बस सेम कपड़े पहने हैं, इनके पास कोई भी पावर नहीं है। ये सब यहाँ पे ढोंग करने के लिए आए, लेकिन पूरज उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते हैं। वो अपने जिस काम के लिए यहाँ पे आए होते हैं उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी सामन साथ में मिलते हैं और सामन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबके साथ रहने की वजह से जब सबकी शक्तियाँ मिलती है तो बहुत ही जल्द वो लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ा सा सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिसे एक्टिव करते ही ये गाँव पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। जितने भी टिड्डे इसके संपर्क में आते हैं वो सभी टिड्डे एक एक करके खत्म हो जाते हैं। इतने सारे लोगों की समन शक्ति मिलने की वजह से थोड़ी ही देर के अंदर सभी टिड्डे खत्म हो जाते हैं। फेई जो कि अपनी आंखों से ये सारी चीजें देख रहा होता है, उसे तो इन सारी चीजों पे भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि वो साइंस पे भरोसा करता था और उसकी नजर में ये सारी चीजें बेकार थी। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सभी सामनों के सामने झुककर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इनमें चीफ भी शामिल होती है। फेई ये सब कुछ देखने के बाद भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है जो कि साइंस को भी फेल कर दे। वो अपने पास से अपना कीटनाशक निकालता है और कहता है कि जब मेरे कीटनाशक इन कीड़ों को खत्म नहीं कर सकते थे तो आप लोग इतनी आसानी से इन्हें कैसे खत्म कर दिए। सामन बताते हैं कि ये कोई आम टिड्डे नहीं थे, ये पर्वत देवता के प्रकोप से आए हुए खतरनाक टिड्डे थे, जिसे आप जैसे लोग तो बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते थे। अब ये देखकर गाँव की चीफ को भी रियलाइज होता है कि वो गलत थी। वो सामन से माफी मांगती है अपने सब कुछ के लिए। फेई उसे रोकता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे माफी कैसे मांग सकती हो, मुझे पक्का भरोसा है कि ये सारी चीजें इन लोगों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो काम मेरा साइंस नहीं कर सकता है वो तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि इसमें कोई ना कोई चाल तो जरूर है। फेई कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बताओ इन सारी चीजों से हमें किसने बचाया होगा। तभी यहाँ पे सरकारी कृषि विभाग की एक टीम आ जाती है जिसके पास कीटनाशक दवाई होती है, जिसे देखकर फेई समझ आता है कि ये सारी चीजें इनकी वजह से हुई है। ये कोई सामन का चमत्कार नहीं है जिसकी वजह से वो बचे हैं, ये तो इन सरकारी लोगों की दवाइयों की वजह से वो लोग बचे हैं। वो खुशी से उन सरकारी लोगों से मिलता है और पूछता है कि वो लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। वो लोग बताते हैं कि हमें पता चला था कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़ों का अटैक हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें बाकी लोगों को भी बचाना है। ऐसे कहते हुए वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फेई को ऐसा लगता है कि शायद इन दवाइयों की वजह से वो कीड़े मरे हैं, ना कि समन की शक्ति की वजह से। ये सुनकर एक इंसान फेई से कहता है कि लेकिन उस समय मैंने तुम्हारी दवाई का यूज किया था और उस समय ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं था। फेई कहता है कि तुम दोनों चीजों को कैसे कंपेयर कर सकती हो, ये मेरे पास जो है वो आम है, लेकिन जो उनके पास है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुमने तो मुझे बचा ही लिया, नहीं तो मैं फिर से इस सामन की बुरी शक्ति में फंस जाता और मैं इसके ऊपर भरोसा करने लगता। ये बेवकूफ लोग वापस से फेई और गांव की मुखिया की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि सामन नकली है, उसके ऊपर कोई भी भरोसा ना करे। वो उसकी बहुत ही गंदी वाली इंसल्ट करने लगते हैं। ये देखकर सामन के जो पूर्वज होते हैं वो उसे कहते हैं कि क्या तुमने इन लोगों की जान बचाने के लिए हमसे मदद पाई थी? ऐसे लोगों को तो उन कीड़ों के हवाले ही कर देना चाहिए था, ताकि इससे पृथ्वी का बोझ कुछ कम हो जाए। मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत रहना, यहाँ से जल्द चले जाना। सामन एक आखिरी बार इन सभी से पूछता है कि क्या वो लोग चाहते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाए।
तब लोगों के मन में थोड़ा सा भी झिझक पैदा नहीं होता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर उसके ऊपर चीजें फेंकने लगते हैं। समन की इतनी बुरी वाली बेइज्जती देखकर उसके लोग उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। समन भी चुपचाप उनके साथ जाने लगता है। वो सोचता है कि पिछले कई सालों से वो इनकी मदद कर रहा था, लेकिन इनके पास तो दिल ही नहीं है और ना ही दिमाग जिससे वो सही और गलत को सोच सके। वो चुपचाप यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पे अब भी कुछ लोग होते हैं। वो उसे जाने से रोकते हैं और उससे कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर पूर्वज कहते हैं कि अब तुम्हें खुद से ही फैसला करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद पूर्वज अपने रास्ते चले जाते हैं। समन रुकता है और जो लोग उसे पसंद करते थे वो उन्हें अपने साथ जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इससे अच्छी जगह तुम्हें ढूंढ कर दूंगा, मेरे साथ चलो। वो लोग उसके साथ जाने के लिए मान भी जाते हैं। फिर वो कुछ लोगों को चुनता है जो कि उसे पसंद करते थे और उसे उन सभी को वहाँ से लेकर एक दूसरी जगह पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी देर पहले ही आपदा आई थी जिस वजह से यहाँ की कोई भी जमीन अब उपजाऊ नहीं रह पाई थी। इसीलिए वो पुराने पहाड़ी वाली जगह पे जाता है जहाँ पे आसपास काफी सारी अच्छी जमीन थी। वो अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचता है जहाँ की जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। पास में झील था और आसपास का जगह भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो मिट्टी से परमिशन लेने के लिए एक छोटी सी पूजा करने के बारे में सोचता है। ये सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वो उसे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सामन बताता है कि ये जमीन मेरी नहीं है, ये प्रकृति की है, इसलिए हमें उनसे परमिशन ले लेना चाहिए ताकि आज के बाद जब हम यहाँ पे रहें तो हमें खुशी के साथ यहाँ पे रहना पड़े, ना कि दुखों के साथ। ये सुनकर लोग समझते हैं कि इसमें फायदा है। वो उसकी बात सुन लेते हैं। इसके बाद वो लोग जंगल से कुछ फ्रूट लाते हैं और सामन अपनी पूजा प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। वो फल और खून को प्रकृति को देते हुए यहाँ की छोटी सी जमीन कुछ समय के लिए उधार पे लेता है। बाद में वो यहाँ की जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए सभी से थोड़े थोड़े बीज लाता है। जिनके पास जितने भी बीज होते हैं वो सभी समन को दे देते हैं। समन उन सभी से कहता है कि इन सभी बीजों को उन झील के अंदर डाल दो। ये बात अजीब होती है और तभी यहाँ पे बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं। वो इन्हें यहाँ पे देखकर पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या ये सामान तुम लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ी करने के लिए लाया है। ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम लोग बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताता है कि नीचे की जमीन तो खराब हो गई है, इसलिए हम आसपास अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। आसपास हमें एक बहुत ही अच्छी जगह मिली है जहाँ पे अगर हम खेती करते हैं, फसल लगाते हैं तो हमें दुगनी तिगनी नहीं बल्कि 10 गुनी ज्यादा प्रॉफिट होगा। वैसे तुम्हारे गुरु समन तो सभी के बीजों को पानी के अंदर डालने के लिए कह रहे हैं, जो की बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी का काम है। हमें तो पता ही है कि ये बेवकूफ़ है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग हमारे साथ चलो। लेकिन सामन के साथ जो लोग होते हैं वो इनकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सामन जो चाहेगा हम उनके लिए वही करेंगे। यंसु तो सबसे पहले अपने बीज को लेती है और सामन के कहे अनुसार उसे पानी के अंदर डाल देती है बिना कुछ सोचे समझे। ये देखकर बाकी लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सामन पे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए उनके पास जो आखिरी छोटी सी बीज की पुतली पड़ी होती है वो सारी की सारे तालाब के अंदर डाल देते हैं एक एक करके। फेई कहता है कि सामन ने तो तुम सभी के दिमाग को खराब कर दिया है, देखना कुछ दिन के बाद ये सभी चीज खराब हो जाएगी। पानी के अंदर इस तरीके से बीज डालने की वजह से पानी उन बीजों को खराब कर देगा और बाद में हमारे फसल देखना। ऐसा कहते हुए वो अपने लोगों को लेकर अपनी साइड चला जाता है। सामन की साइड जो लोग होते हैं वो पानी में बीज डालने के बाद थोड़े कंफ्यूजन में होते हैं। वो सोचते हैं कि सामन के कहने पे उन्होंने बीज को पानी में तो डाल दिया, लेकिन सच में ये बेवकूफ़ी की काम है। धीरे धीरे लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से बीज तो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। आखिर सामन ने पानी के अंदर बीज को डालने के लिए क्यों कहा था, वो लोग सोच ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे फिर ऐसा आता है और कहता है कि मैंने तो उसी दिन कहा था कि मेरे साथ चलो, अपने बीज को मुझे दे दो, लेकिन तुम लोगों तो सामान पे भरोसा करना था ना। तो देखो मौका भी गया और हाथ से बीज भी गया। अब पता नहीं तुम लोगों का क्या ही होगा। और वैसे भी हमारी फसल तो अंकुरित हो गई है और तुम्हारे फसल के साथ क्या हुआ है ये तो तुम ही जानो। तभी यहाँ पे समन भी आ जाते हैं। समन को देखकर समन के गाँव वाले उसे कहते हैं कि हम क्या करें, अगर हमारे बीज ऐसे ही पानी में रहेंगे तो बीज सारे के सारे खराब हो जाएंगे। इस तरीके से आगे हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और मेरे साथ यहाँ तक आए तो थोड़ी देर और भरोसा करो, देखना क्या होगा। थोड़ी ही देर के अंदर अचानक से यहाँ पे अर्थक्वेक होना स्टार्ट हो जाता है। चारों तरफ की मिट्टी ढहने लगती है और देखते ही देखते जो बड़ी सी झील होती है वो अचानक से सूख जाती है और उसके अंदर से इनके पौधे बाहर निकल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये झील कैसे सूख गई और ये पौधे इतने अच्छे कंडीशन में कैसे हो सकते हैं। सामन बताता है कि ये आम मिट्टी नहीं है, ये काली मिट्टी है। और ये काली मिट्टी इसलिए है क्योंकि जब मैं यहाँ पे था तब मैंने देखा था कि इस तालाब में काफी सारे पानी में रहने वाले जानवरों की लाश थी, जो कि धीरे धीरे पानी सूखने की वजह से वो भी सूखने लगे और धीरे धीरे वो सभी मिलकर इस सिंपल सी माटी को काली मिट्टी में बदल देते हैं। और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोषण है, जो कि हमारे फसलों को तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तभी अचानक से वो देखते हैं जहाँ पे
फेई और गांव की चीफ की जमीन होती है। अचानक से वहाँ पे पानी का बहाव बढ़ने लगता है और उन सभी के फसल उनमें डूब जाते हैं। देखते ही देखते इनकी इतनी दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है और अब इनके पास तो कोई बीज भी नहीं होती है जिससे वो दोबारा कोशिश कर सके। ये देखकर तो चीफ तुरंत सामन के कदमों में झुक जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मुझे दिल से पछतावा हो रहा है। लेकिन सामन उसकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हारे गाँव को छोड़ा उसी वक्त मेरा रिश्ता तुम्हारे गाँव से टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। वह इस बार माफी मांगने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन सामन उसकी माफी नहीं एक्सेप्ट करते हैं और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। रात को दूसरी तरफ जो चीफ के गांव वाले लोग होते हैं वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही फेई और ये लोग आते हैं, गांव वाले फेई की कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कहे मुताबिक हमने सभी चीजों को किया था, देखो हमारे फसल किस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तुमने पढ़ाई की थी और तुम्हारे पास ऐसी मशीन थी जो कि आपदा को आने से पहले ही बता सकती थी, तो तुमने इसके बारे में कैसे नहीं बताया कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है या फिर हमारे फसल इस तरीके से बर्बाद होने वाले हैं, तुमने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया। फेई के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। ये देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि इनके साथ रहने में घाटा है, इसलिए वो सामन को वापस से गांव में बुलाने की कोशिश करने के लिए उसे बुलाने के लिए जाने वाले होते हैं। लेकिन चीफ सभी लोगों को रोकती है और कहती है कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग रही थी लेकिन फिर भी उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग जाओगे तो वो तुम्हें माफ कर देगा? अब तो इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। लेकिन तभी फेई को एक आइडिया आता है। वो सभी से कहता है कि हमें ना तो सामन से माफी मांगनी होगी और ना ही उसके पास जाना होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास खाना खुद चल कर आएगा। लोग पूछते हैं कि कैसे? तब फेई कहता है कि हम छुपकर उसका पीछा करेंगे, हम देखेंगे कि वो खाने पीने की चीजें कहाँ से लेकर आता है और आसानी से हमें भी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी बिना कोई मेहनत किए। ये सुनकर सभी लोग वापस से खुश हो जाते हैं। एक इंसान कहता है कि मुझे तो पता ही था, कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों का दिमाग बहुत ही तेज होता है। दूसरी तरफ हम समन के साथ उसके लोगों को देखते हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब उनके पास जमीन है और उन्होंने फसल भी बो दी है, लेकिन फसल जब तक अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें कुछ और खाना होगा। बातों बातों में ही सोचते हैं कि वो जंगली मुर्गी या फिर बतख को क्यों नहीं पकड़ लेती हैं। ये सुनकर सामन कहते हैं कि ये अच्छा आइडिया है, हम जंगल में जाकर उनके अंडे को इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे पास पालतू जानवर भी हो सके। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि जब तक वो फसल तैयार होंगे तब तक ये जानवर ही इनके पेट भर सकते थे। इसीलिए वो जंगल के पास पहुंच जाते हैं। ये जंगल पहाड़ी देवता का घर था, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। समन को इस जंगल के खतरे के बारे में पता होता है, इसलिए जंगल के अंदर जाने से पहले वह सभी लोगों को एक अलग तरह की घास के टुकड़े को सभी लोगों में बांट देती हैं और कहते हैं कि इसे अपने पास रखना जब तुम जंगल के अंदर जाओ। लोग उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तब वो बताते हैं कि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस घास को अपने हाथ में थामे रखने का ये मतलब बनता है कि हम यहाँ पे अपने काम से आए हैं और अपने काम को करते यहाँ से चले जाएंगे। हम पहाड़ी देवता के किसी भी चीज को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम चुपचाप यहाँ से थोड़ी देर के अंदर चले जाएंगे। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। समन बताते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि ये पहाड़ी देवता का घर है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके आसपास कोई चीज आए। इसीलिए जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक सांप और खतरनाक जानवर भी हैं जो कि उनकी सुरक्षा देते हैं। ऐसा कहते हुए वो जाने वाले थे, लेकिन अचानक से वो रुक जाते हैं और जंगल की दूसरी साइड के रास्ते पे सफेद भभूत की एक रेखा खींच देते हैं ताकि कोई भी उसे लांग कर उस खतरनाक जंगल के उस साइड ना जाए। ये देखकर लोग फिर से उनसे क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों है। वो बताते हैं कि ये जगह तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इधर ज्यादा खतरा देखने को मिलता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस साइड कोई भी ना जाए। और मैं आप सभी से कह देता हूँ कि आप लोग एक दूसरे के पास ही रहना, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, इस जंगल के अंदर अचानक से मौसम बदलने लगते हैं, स्नोफॉल होने लगता है और ये रास्ता ये भी बदलने लगता है, जिस वजह से लोग इसके अंदर फंस जाते हैं और कभी भी वापस नहीं आते हैं। इसलिए आप लोग मेरे साथ ही रहना। सब कुछ समझाने के बाद वो अपने लोगों को अपने साथ जंगल के पहले हिस्से में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर ये लोग भी पीछा करते हुए आ जाते हैं। जंगल के स्टार्टिंग में ही इन्हें काफी सारे अंडे मिलने लगते हैं जो कि जंगली मुर्गी और जंगली बतख के होते हैं। वो सभी को इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वो रेखा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस साइड जाने का फैसला करते हैं। लेकिन चीफ उन्हें रोकती है और कहती है कि उसने कहा था कि उस साइड ना जाना क्योंकि वो खतरनाक है। लेकिन फेई उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे पक्का मालूम है कि इधर बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, इसीलिए वो चाहता है कि वो डरावनी बातें बोल के हमें डरा दे और अच्छी चीजों को खुद ही अपने पास रखे, जिसके लिए वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, हमें तो उससे ज्यादा अमीर होना है। ऐसे कहते हुए वो उस साइड जाने वाले होते हैं, तभी ये लोग वापस से आ जाते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये लोग तो समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। समन उन्हें समझाते हैं कि इस बार भी मेरी बातों को ना नकारो, नहीं तो इस बार खतरा बहुत ही ज्यादा भयानक बनकर आएगा। लेकिन ये लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं और उस रेखा को पार करते हुए खतरनाक जंगल की तरफ चले जाते हैं। सामन भी उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने लोगों को लेकर वो पहले साइड चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें काफी सारे अंडे मिलने लगते हैं।
सभी लोग अंडों को तेजी से भर रहे होते हैं। दूसरी साइड ये लोग भी अंडों को तेजी से रख रहे होते हैं। दोनों साइड के लोग जल्दी जल्दी अपनी टोकरी को अंडे से भर रहे होते हैं। तभी सामन मौसम को बदलते हुए देखकर महसूस कर लेता है कि कोई खतरा आने वाला है। वो तुरंत सभी लोगों को जंगल से बाहर निकलने के लिए कहता है। लोग इसकी बात सुनते हैं और तुरंत वो जंगल से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आने पे वो लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं और जंगल भी कोहरों से भरे जा रहा है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि खतरा बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, क्योंकि ये पहाड़ी देवता की चेतावनी है और इसके बाद बहुत ही बड़ा खतरा आएगा। दूसरी तरफ खतरे से अनजान ये लोग अंडे को इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी इन्हें बहुत से बड़े बड़े अंडे मिलने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये किसी बड़े जानवर का अंडा है, इसलिए वो लोग इस अंडे को भी रखने लगते हैं। इधर सामन खतरे के बारे में बाकी लोगों को बता देता है और इनकी मदद ना करते हुए यहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन येनसु उन्हें रोकती है और कहती है उन लोगों को ऐसे खतरे में छोड़कर इन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। सामन कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो कहती है कि वो अच्छे नहीं हो तो क्या हुआ, हमें उनकी फिर भी मदद करनी चाहिए। सामन इसकी बातें सुनता है, अपने पास से एक कपड़ा निकालता है जिसपे वो अपने खून से एक माफीनामा लिखता है और उसके बाद वो पहाड़ के देवता से प्रार्थना करता है कि जितने भी लोग अंदर गए हैं वो उन्हें सुरक्षित वापस दे दे। तो दूसरी तरफ ये लोग खतरे से अनजान अपने अंडे को रखे जा रहे होते हैं और जब इन सभी की टोकरी भर जाती है तो वो घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चलता है कि वो तो भूल भुलैया वाले जाल में ही फंस गए हैं, क्योंकि वो बार बार एक ही जगह पे आ रहे होते हैं। ये देखकर फे कहता है कि कोई चिंता मत करो, हम बाहर निकल सकते हैं। वो अपने पास से एक कंपास निकालता है और कहता है कि इसकी मदद से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लोग पहले ही उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ उसके नाम जोड़ने लगते हैं कि वो सच में बहुत ही ज्यादा होशियार है। तारीफ सुनकर तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन जैसे वो अपने कंपास को ओपन करता है वो देखता है कि कंपास तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रही है। वो अंदर से बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो कुछ भी कहता है तो लोग इसे यहाँ पे बुरी तरीके से पीट देंगे। झूठ बोलता है और सबको ऐसे ही किसी रास्ते पे चलने के लिए कह देता है। उधर दूसरी तरफ जो सामन होते हैं वो उस लेटर में आग लगा देते हैं। ये देखकर येनसु से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि सामन एक तरीके से पहाड़ के देवता के साथ जुड़े होते हैं। अगर मैं इसे इस तरीके से जला देता हूँ तो इससे मेरी प्रार्थना जल्द से जल्द उन तक पहुँच जाएगी। इसके बाद वो अपने सभी लोगों को लेकर पहाड़ी से थोड़े से नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे वो लेटर जलने लगता है और यहाँ पे जो कोहरा बना होता है जिससे रास्ता ब्लॉक हो रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ इन लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो ऐसे ही चले जा रहे होते हैं। फेस सोच रहा होता है कि अगर वो आज यहाँ से नहीं निकलेगा तो लोग तो उसे बुरी तरीके से मार कर यहाँ पे खत्म कर देंगे। लेकिन तभी अचानक से रास्ते से वो कोहरा हट जाता है, जिस वजह से इनको रास्ता मिल जाता है और ये लोग आसानी से उस खतरनाक जंगल से भी बाहर निकल जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो लोग आज फेई की वजह से मरने वाले थे। जब वो बाहर आते हैं तब येनसु उनसे कहती है कि क्या आप लोग सही सलामत हो। वो तो अच्छे वे में इनसे पूछ रही होती है कि क्या ये लोग ठीक है, लेकिन चीफ कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि हम मर जाएंगे। देखो तुम लोगों ने हमें उस साइड जाने से रोका था, वहाँ से देखो हमें कितने बड़े बड़े अंडे मिले हैं। ये हमारे पास जितने भी बड़े अंडे हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, जो कि शहर में भी रेयरली मिलते हैं और अब तो हमारे पास इतने ज्यादा हैं, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि अब हम इनसे कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सामन उन्हें समझाता है कि वो लोग कितने बड़े खतरे से बच कर आ रहे हैं और वो भी उसकी वजह से। लेकिन ये लोग तो ये सुनना चाहते ही नहीं थे कि समन उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता है। वो उल्टा इसे ही बातें सुना देते हैं। ये देखकर समन कहता है कि ठीक है, जो करना है वो करो, अब तो मैं किसी भी हाल में तुम लोगों की मदद नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने लोगों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इधर ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो अंडे से बच्चे को बाहर निकालेंगे ताकि वो ज्यादा अमीर हो जाए। वो खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ कौन सा बड़ा खतरा साथ में जा रहा है। इधर सामन के लोग सभी अंडों को घर पे लेकर आते हैं और अंडे को सेने के बारे में सोच रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अंडे को तो अगर कोई मुर्गी या फिर बतख अपने अंडे को सेती है तो उन्हें 20 से भी ज्यादा दिन लगता है अंडे से बच्चे को बाहर निकलने में। वो सोच विचार कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सामन अपने साथ एक खास तरह की लाल सियाई लाता है, जिसे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह की आधुनिक तावीज बनाता है और अंडों के बीच में रख देता है। उधर दूसरी तरफ हम चीफ के लोगों को देखते हैं, जो कि बड़े से अंडे को ये भी सेने की बात कर रहे होते हैं और उसे लाखों कमाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इनका भी प्रॉब्लम होता है कि आखिर वो अंडे से बच्चे को कैसे बाहर निकालें। तभी यहाँ पे फेई एक खास तरह के बॉक्स को लेकर आता है। वो बताता है कि अंडे को सेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर अंडे को इस बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है तो 2 दिन के अंदर आसानी से इससे बच्चे बाहर आ सकते हैं। लोग तो ये देखकर इसके और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और एक एक करके अंडे को उस बॉक्स के अंदर रख देते हैं। दिन गुजरती है और सामन की शक्ति की वजह से 24 घंटे जैसे ही होते हैं वैसे ही अंडे से एक एक करके बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पे एक सुकून
सुकून की स्माइल आ जाती है। सभी खुश होते हैं और सावन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। सावन बताता है कि ये उसकी तावीज की वजह से ये अंडे से बच्चे बाहर निकले हैं, तो ये बहुत ही तेजी से बड़े हो जाएंगे, इसलिए इनकी ज्यादा देखभाल भी करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग खुश होते हैं और फिर सभी अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन फेई भी अपने बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर उसने अंडे रखे थे। इसके अंडे से भी धीरे धीरे हलचल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे ये महसूस करता है और सभी लोगों को बताता है। लोग ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर धीरे धीरे ये अंडे टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है अंदर से कोई शुतुरमुर्ग के बच्चे नहीं बल्कि सांप के बच्चे निकलते हैं, जिसे देखकर तो सभी डर जाते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं। ये सांप के बच्चे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो धीरे धीरे इन्हें खाने के लिए इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनसे बचने के लिए फेई के पास जो कीटनाशक दवा होती है वो उनके ऊपर छिड़कने लगता है और जो चीफ होती है वो डंडे से इन्हें भगाने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर के अंदर ये सांप रुक जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। ये देखकर ये लोग वापस से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फेई ने सच में कोई अच्छा काम किया। फेई भी कहता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा था, मेरे पास जो ये दवा है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो छोटे से सांप है, अगर यहाँ पे बड़ा सा अजगर भी आ जाए ना तो वो भी इस दवा की वजह से भाग जाएगा। लेकिन अगले ही पल इनके आंगन में एक बहुत ही बड़ा अजगर आ जाता है, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे होते हैं। इसीलिए वो अपने बच्चों को ले जाने के लिए आया होता है और इतने बड़े अजगर को देखकर तो ये लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और तभी ये अजगर इन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर फेई अपना वो दवा का यूज करता है, लेकिन ये तो और भी ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये देखकर वो तुरंत चीफ को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। चीफ भी किसी तरीके से अपनी जान बचाती है। फिर ये अजगर थोड़ी ही देर में गाँव के सभी लोगों को एक एक करके खा जाती है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही इसके बारे में यंसु को पता चलता है, वो तुरंत इसके बारे में सामन को बताती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि उनके साथ सही हुआ। उस दिन सामन ने उन्हें समझाया था कि उस साइड ना जाए, लेकिन वो लोग चेतावनी सुनने के बाद भी चले गए थे, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तभी यहाँ पे जख्मी हालत में फेई और चीफ दोनों आते हैं, जिनके लगभग अंतिम सांसें चल रही होती है। वो सामन से मदद मांगते हैं कि वो उनकी जान बचाए, लेकिन जख्मी होने की वजह से जब तक उनके पास मदद पहुंचती उससे पहले ही वो दोनों मर जाते हैं। सामन देखता है कि वो मर चुके हैं, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर पाता है। यंसु कहती है कि कल कितनी ज्यादा कोशिश करने के बाद सामन ने इनकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी इनके अहंकार, इनके लालच की वजह से इनकी जान नहीं बच पाई। और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, सामन ने कई बार इन लोगों की जान बचाई, इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि सामन झूठा है। सो कभी कभी किसी की बातें सुन लेना भी फायदेमंद होता है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप सभी को कहानी का एंड पसंद आया, या फिर आपके अकॉर्डिंग कहानी का एंड कुछ और होना चाहिए था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट हो और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।